नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उन्नाव से खबर है, जहां उन्नाव बार एसोसिएशन के चुनाव में सतीश शुक्ला 8वीं बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। बार चुनाव के लिए बुधवार सुबह शुरू हुई मतगणना का देर शाम परिणाम सामने आया, जिसमें अध्यक्ष पद पर सतीश शुक्ला ने 8वीं बार जीत दर्ज कर अधिवक्ताओं का समर्थन प्राप्त किया। सतीश शुक्ला ने 2 बार उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। गिरीश मिश्रा को कड़ी टक्कर देते हुए 118 वोटों से अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, जिसमें अवैध मत 16 रहे। वहीं महामंत्री पद पर 9 प्रत्याशियों में हुई टक्कर में अरविंद दीक्षित जीते। उन्होंने सिद्धांत अवस्थी को 49 मतों से हराया। इसमें कुल अवैध मतों की संख्या 50 रही। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार श्रीवास्तव विजयी घोषित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दिलीप शुक्ला को 73 मतों से हराया, जिसमें 40 मत अवैध रहे। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न हुई। वहीं बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीते सतीश शुक्ला ने इस पद पर 8वीं बार जीत हासिल की है। उन्हें 533 वकीलों का समर्थन मिला, जबकि उनके प्रतिद्वंदी गिरीश मिश्रा को 415 मत ही मिले। वहीं महामंत्री पद पर विजयी अरविंद दीक्षित को 323 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंदी सिद्धांत अवस्थी को 274 मत हासिल हुए। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 8 बार अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने पर मैं जनपद के सभी अधिवक्ता साथियों का, अपने शुभ चिंतकों का और जनपद वासियों का तथा अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में अपने अधिवक्ता साथियों का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मेरा ही रिकॉर्ड 7 बार का तोड़ करके 8वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित किया है। अधिवक्ता हित मेरे लिए सर्वोपरि रहा है। रात दिन अधिवक्ताओं की सेवा करना मेरा फर्ज है और मैं लगातार विगत कई वर्षों से अधिवक्ता सेवा करता आ रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। अधिवक्ताओं की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करता रहूंगा। ये थी उन्नाव से हमारे संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो जीत के बाद अधिवक्ता जश्न मनाते दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से सतीश शुक्ला का बार एसोसिएशन पर कब्जा हो चुका है, जिसके बाद उनके समर्थक काफी खुश हैं। फिलहाल हम इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां एक तरफ देश की सियासत चरम पर है, वहीं विपक्ष मोदी सरकार को पूरे जोरों शोरों के साथ हटाने के जुगाड़ में बैठा हुआ है। जहां सरकार अपने तमाम वादों को गिनवा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के लालगंज संस्कार मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी का पीडीए पखवाड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का संचालन और अध्यक्षता समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव पिंटू चौधरी ने की। इस मौके पर विधायक बेचई सरोज, राजेश सरोज, सुरेंद्र प्रताप, फहीम खान आदि सम्मानित लोग सम्मिलित हुए। साथ ही साथ वहीं मुख्य अतिथि ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ही हरा पाएगी, क्योंकि ये सरकार लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का शोषण कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं अबुशाद की इस रिपोर्ट में। अम्बेडकर वाहिनी जो चल रही है, ये संविधान ये पार्टी के लिए नहीं है, संविधान के लिए काम कर रही है। ये पार्टी समाजवादी पार्टी से ही तो है ही है, लेकिन ये संविधान बचाओ अभियान, क्योंकि अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जब आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के लिए लैपटॉप बंटवा रहे थे, हमारी माताओं बहनों के लिए एम्बुलेंस चलवा रहे थे, हमारे छोटे मोटे झगड़ों के लिए 100 नंबर आपका जो प्रशासन घर पे आता था। तो ये पढ़े लिखे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, वो आप विदेश से पढ़कर आए और वहाँ से पढ़कर आने के बाद यहाँ व्यवस्था दिया और बच्चों को लैपटॉप, माताओं बहनों को सुविधा, एम्बुलेंस, आप जो छोटे मोटे झगड़े होते थे 100 नंबर प्रशासन घर पे आता था। लेकिन इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, ये क्या दे रहे हैं? हमारे बच्चों के हाथ में घंटा, हमारे घरों की माताओं बहनों के लिए झाड़ू लगा कर दिया बारिए। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, जनता सब जान चुकी है। बस हम लोगों के जो संविधान बचाने का
कार्य चल रहा है, इसे जन जन तक पहुंचाना है। और जहां तक जा रहे हैं पीडीए के तहत दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक जान भी जा रहा है और साथ भी दे रहा है। आने वाला 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि हम बहुजन समाज के लोगों के लिए चुनौती है। जो संविधान को मानता है इस चुनाव को चुनौती मानेगा, तभी जाकर के हमारा कुछ भला हो पाएगा। मिठाई लाल जी, जैसे ये आरक्षण की जो बात हो रही थी, तो जब चुनाव आता है या चुनाव करीब होता है तभी आरक्षण सबको सूझता है, नहीं तो इससे पहले भी सरकारें जिनकी थी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तो संविधान जब लिखा गया तो उस संविधान के अंदर जैसे आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लोगों को वो हिस्सेदारी अभी तक क्यों नहीं दी गई? अगर आप सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की अगर रिपोर्ट देखें तो उसमें मुसलमान जो है दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, तो जब भी आरक्षण की बात होती है तो उसमें मुसलमानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता? नहीं, वो बात सही कह रहे हैं आप, मुसलमानों का भी हक लूटा गया है। और जहाँ तक आपने कहा जब चुनाव आता है तब बात होती है। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार 2017 से बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये कोई नई बात नहीं है। लालगंज में कितने हॉस्पिटल दिया इन्होंने, और दिल्ली राजधानी की आप बात करेंगे, वहाँ कम से कम 150 हॉस्पिटल है, इसमें 78 से ज़्यादा तो सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ जो हॉस्पिटलों की सुविधाएं हैं वो आप कह लें कि 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं मिलती है। और हमारे क्षेत्र में आप देखें कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ दवाइयाँ हैं, कहाँ डॉक्टर बैठता, किसी को कुछ नहीं मिलता। अब नज़दीकी किसी भी गाँव में चले जाएँ, कौन सी स्वास्थ्य सुविधा खुली हुई है? कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। इमरजेंसी में लोगों को आप बुखार की दवाई तक नहीं मिलती। आप कौन से हॉस्पिटल की बात करते हैं? मुझे तो नहीं नज़र आता, यहाँ क्षेत्र की जनता को नहीं नज़र आता कोई हॉस्पिटल की। अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाए तो उनको दवाई टाइम से मिल जाए, डॉक्टर टाइम से मिल जाए। समाजवादी पार्टी 2024 में कितना कमाल कर पाएगी जो है लोकसभा के चुनाव में? निश्चित रूप से जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है ये अभूतपूर्व है, और आने वाला समय ही बताएगा कि कितना हम कमाल करते हैं और जनता का कितना हमें आशीर्वाद मिलता है। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता का बहुत ही सपोर्ट है और अभूतपूर्व सपोर्ट हमें मिल रहा है। ये थी आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई विपक्ष पूरी ताकत झोंकता नजर आ रहा है मोदी के खिलाफ चुनावी बिगुल बजाने की, मगर इस बिगुल को वो जनता के बीच किस अंदाज में ले जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां भाजपा से एटा लोकसभा के लिए टिकट मांग रही डॉक्टर अनिता लोधी लोकसभा क्षेत्र में पहुंची। उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत हुआ। कासगंज में उनका चांदी रोड रेलवे फाटक के पास स्वागत सम्मान किया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हम सांसद बनते हैं तो चौमुखी विकास कराएंगे। कासगंज में उनके होर्डिंग उतारे जाने के लिए मीडिया के सवाल पर वो बोली, हमारे होर्डिंग को कोई राजनीतिक व्यक्ति ही उतरवा सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। मैं एटा लोकसभा में यहाँ पर मैंने सांसद के पद के लिए अपना आवेदन दिया है, तो उसी नाते मैं यहाँ पर एटा के सभी हमारे सम्मानित जनों से मिल रही हूँ। और बाकी जो यहाँ पे जैसे नुमाइश में एटा महोत्सव चल रहा है नुमाइश ग्राउंड में, तो वहाँ पर कुछ मेरे को कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनाया था, तो उसके तहत मैं यहाँ पर आई थी। मैम, आपको टिकट अगर भाजपा से मिल जाता है तो आपकी जो मेन मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? मेन मुद्दे तो जो रहेंगे वो यही रहेंगे कि यहाँ पर जो विकास है उसके बारे में, एक यहाँ पे रेलवे का एक बहुत बड़ा इशू है जो मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर रेलवे की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगी। और बाकी जनमानस को जो भी एक उनके जो समस्याएं आती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो अपने प्रतिनिधि से संपर्क करने में असमर्थ रहते हैं, तो उस समस्या का मैं समाधान करने का प्रयास करूँगी। जनता से स्वयं जुड़कर कार्य करने के लिए पूरी मेहनत और अथक परिश्रम करके जनता से स्वयं जुड़कर और हमारी जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाऊंगी और उनकी समस्याओं को का निस्तारण करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। अगर बात की जाए नगर पालिका कासगंज में आपके होर्डिंग उतार दिए गए जी, इसके लिए क्या कहेंगी आप? हाँ, ये एक बहुत ही कहना चाहिए ऐसी हरकत है जो किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक होर्डिंग से किसी को परेशानी होने का मतलब आप समझ सकते हैं कोई राजनीतिक व्यक्ति ही होगा
जिसे मेरे होर्डिंग को देखकर कोई घबराहट परेशानी महसूस हुई होगी, उन्हीं ने मेरे होर्डिंग उतरवाने के लिए प्रयास किया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। ये थी कासगंज से हमारे सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। अब देखा जाए तो कासगंज से डॉक्टर अनीता लोधी लोकसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव दिख रही हैं। वो लोगों के बीच पहुंचकर अपने प्रभाव छोड़ रही हैं, मगर इस मेहनत का फल उनको टिकट के रूप में मिलेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हम रुक करेंगे हमारी अगली खबर की ओर। खबर पटना से है, जहां स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती के अवसर पर श्री कृष्ण स्मारक भवन परिसर में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें शत शत नमन किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती, पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यदि पटना से दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। अब देखा जाए तो पटना में सियासी रूप से बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे में अब आयोजनों में सरकार के नए चेहरे नए पद के साथ दिखने लगे हैं। इसके साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। खबर शाहजहांपुर से है, जहां क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर देकर अपनी पुत्री के साथ गैंग रेप की वारदात हो जाने की शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्र के व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी को गांव के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के माध्यम से बुलवाया और बाद में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और रात करीबन 7 बजे उसे गांव सलिया में एक व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया। वहां मामा और भांजी ने बेटी के साथ रेप किया, मगर खास बात तो यह है कि पीड़ित ने दावा किया है कि उसने मुकदमा दर्ज कराया है, मगर कोतवाल धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। ये थी शाहजहांपुर से हमारे सी न्यूज संवाददाता विनोद यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।